अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का आपका फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक है और वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो आपके पास बोहर के एटॉमिक मॉडल की डेरिवेशन है। अच्छा, आपके बोहर के एटॉमिक मॉडल की दो डेरिवेशन है। एक आपके पास डेरिवेशन ऑफ रेडियस है जो कि आपको नजर आ रही है, और एक आपके पास है डेरिवेशन ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी की डेरिवेशन है। बोहर के पोस्टुलेट्स को मैं रीड नहीं करता, वो मैंने आपको कहा था कि वो आप खुद रीड करेंगे। लेकिन ये मैं आपके सामने सबसे पहले जो है ये एक डेरिवेशन सॉल्व करने लगूँ, जो कि मैंने आपको फिजिकल क्लास में भी करवाई थी। वो है जी डेरिवेशन ऑफ रेडियस इन nth ऑर्बिट। nth का मतलब होता है नंबर, ठीक है जी। यानी कि आपने रेडियस का वो फॉर्मूला डिराइव करना है जिसके भी आप वैल्यूज पुट करेंगे ऑर्बिट की, तो आपको उस ऑर्बिट का रेडियस पता चल जाए। nth ऑर्बिट, ठीक है जी। शुरू करते हैं, देखते हैं। ले जी, आपके पास सबसे पहले एक्सप्लेनेशन है। क्या एक्सप्लेनेशन है? कंसिडर्ड अ जनरल एटम। एक जनरल एटम कंसिडर किया गया है जिसके भी में इलेक्ट्रॉन है, हैविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? ई नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है जी। केमिस्ट्री में चार्ज को जो है वो ई के साथ शो किया जाता है, ठीक है जी। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है जी। तो ये आपके पास डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है साइड पे। ले जी, आगे चलते हैं। अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। एंड द न्यूक्लियस हैविंग चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? चार्ज को ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और द प्रोटॉन। और यहाँ पे जो जनरल एटम कंसिडर किया गया है, वो जनरल एटम कौन सा कंसिडर किया गया है? वो आपके पास हाइड्रोजन एटम है, ठीक है जी। हाइड्रोजन एटम के भी में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपके पास न्यूक्लियस है, और ये आपके पास पहला पहला ऑर्बिट है, और उसके भी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और न्यूक्लियस से पहले ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर। ले जी, आगे चलते हैं। आगे मजीद कुछ हमने अजम्पशंस की हुई है, सपोजिशन की हुई है। क्या कहा हुआ है? लेट एम बी द mass ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का mass है वो हमने क्या कह दिया? वो m है। r बी द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये जो r है ये ऑर्बिट का क्या है? रेडियस है। तो उसको रेडियस कह रहे हैं क्योंकि जो आपका ऑर्बिट है वो सर्कुलर फॉर्म में है, तभी हम उसको रेडियस कह रहे हैं। अदरवाइज आप r को डिस्टेंस भी कह सकते हैं। और v क्या चीज होगी? v बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी कोई ना कोई क्या होगी? वेलोसिटी होगी। तो उसको हमने किसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया? v के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे जो आपके पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस है। तो यहाँ पे अब हम क्या अप्लाई करेंगे? यहाँ पे अब हम कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। कूलम्स लॉ क्या करता है कि अगर दो ऑपोजिट चार्जेस हैं तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी, ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और अगर जहाँ पे सेम चार्जेस होते तो मैं कहता कि फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन सेम चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे अट्रैक्शन की बात करनी है क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है।
इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये देख रहे हैं आप, ये प्रोटॉन का चार्ज है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। साथ वो कहता था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो आपके पास आर है, ये क्या चीज है, डिस्टेंस है। और डिस्टेंस का हमने क्या लिया हुआ है, स्क्वायर लिया हुआ है। ठीक है जी। तो ये सारे का सारा जो है आपके पास कूलम लॉ के मुताबिक है। जहाँ तक बात कि ये हमने डिस्टेंस का क्या लिया हुआ है, स्क्वायर लिया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे कूलम्स लॉ दिखा भी देता हूँ। ले लीजिए आपके पास कूलम्स लॉ की जो है ना, मैंने एक छोटी सी डायग्राम आपके सामने शो की है। ये आपके पास Q1 चार्ज है कोई भी, और ये आपके पास Q2 चार्ज है कोई भी। अब ये दोनों चार्जेस सेम भी हो सकते हैं और दोनों चार्जेस ऑपोजिट भी हो सकते हैं। ठीक है जी। यानी कि Q1 के ऊपर प्लस Q2 के ऊपर प्लस हो सकता है, या Q1 के ऊपर नेगेटिव Q2 के ऊपर नेगेटिव हो सकता है, या Q1 के ऊपर पॉजिटिव या Q2 के ऊपर नेगेटिव। यानी कि कहने का मकसद ये है कि both charges will be same और both charges will be different। तो वो कहते हैं जी जो जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जो दोनों के दरमियान या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। अगर ये दोनों सेम चार्जेस हुए तो अट्रैक्शन होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ये Q1 ये चार्ज है और Q2 ये चार्ज है, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ये प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। जहाँ पे आपने Q1 की मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू लिख रही है और Q2 की जहाँ पे आपने वैल्यू लिख रही है कि वो कितना चार्ज है। The force of attraction is directly proportional to the magnitude of the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना r, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो यहाँ पे k है वो प्रोपोर्शनल की जगह पे आया हुआ है। ठीक है जी। ये आपने 10th में फिजिक्स में पढ़ा होगा। ये आपके पास कूलम लॉ होता है। ले जी, हमने कूलम लॉ को जहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, तो ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट लिया हुआ है यानी मल्टीप्लाई करवाया हुआ है जी ये ऊपर वाले में। ठीक है जी। ई प्लस प्रोटॉन का चार्ज है, ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दोनों की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करवा दिया और जो डिस्टेंस था वो आर था, उसका स्क्वायर लिया हुआ है। अच्छा, वो जो आपने के पढ़ा था ना, के, ये अभी आपने कूलम्स लॉ में के पढ़ा था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के की भी एक वैल्यू होती है, वो के की क्या वैल्यू होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये के की वैल्यू होती है जो कि मैंने के की जगह पे लगाई हुई है। ठीक है जी। अब जहाँ पे ये जी क्या चीज है, अब देखे ना, आपको पता है हर एटम का एक नंबर होता है और वो नंबर होता है एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन नंबर होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। तो बजाय इसके मैं यहाँ पे प्रोटॉन की वैल्यू पुट करूँ, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करूँ, मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चार्ज की वैल्यू पुट करूँगा और उसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा जी के साथ। जी का मतलब है एटॉमिक नंबर। क्यों सिंपली मल्टीप्लाई करवा दूंगा, क्योंकि जी एटॉमिक नंबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिहाजा मैं यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की चार्जेस की वैल्यू लिखूंगा, मैग्नीट्यूड वैल्यू मैं जी में लिखूंगा। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कितने प्रोटॉन या कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन हुए तो बजाय मैं यहाँ पे टू प्रोटॉन टू
इलेक्ट्रॉन लिखने में मैं सिंपली यहाँ पे 2 लिख दूंगा, वो 2 दोनों के साथ होगा, प्रोटॉन के साथ भी होगा और इलेक्ट्रॉन के साथ भी होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ अब इलेक्ट्रॉन की जगह पे उसके चार्ज की वैल्यू लिखनी है और प्रोटॉन की जगह पे उसके चार्ज की वैल्यू लिखनी है कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज है। जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे लिख रहा है जी की जगह पे। ठीक है जी, यानी कि कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। तो चार्जेस की वैल्यू आपको पता है ये होती है, ये नीचे लिखी हुई है 1.6022 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। ये ही प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है और ये ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो मैग्नीट्यूड इन द फॉर्म ऑफ जी आएगा। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। अब हमने नीचे कहा है कि जितना आपके पास प्रोटॉन चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, सिर्फ इसका फर्क आता है साइन का। प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो लिहाजा मैं ई प्लस और ई नेगेटिव को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब आपको पता ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है, तभी यहाँ पे मैंने अब कोई चार्ज शो नहीं किया, ई के ऊपर कोई प्लस या नेगेटिव का साइन शो नहीं किया, क्योंकि ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्क्वायर इसलिए आया है क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो ये क्या बन जाएगा, जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। अब जी एटॉमिक नंबर है, ई चार्ज नंबर है, 4 वैल्यू है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट ये क्या चीज है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड वैक्यूम परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब होता है परमिशन, वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह। यानी कि अगर दो चार्जेस ने यहाँ पे ये देखे ना, आपके पास ये दो चार्जेस है ना, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो इनके दरमियान जो खाली जगह है, तो वो खाली जगह भी इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट होने की परमिशन देगी। जो परमिशन मिल रही होगी अट्रैक्ट होने की, उसको हम क्या कहेंगे, वैक्यूम परमिटिविटी। हर चीज की परमिशन के मुताबिक अट्रैक्शन होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा टेबल, ग्लास की परमिटिविटी होती है, वुड की परमिटिविटी होती है। इसी तरह वैक्यूम परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, 8.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। ये कांस्टेंट होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये सारा डीपली मैंने आपको फिजिकल क्लास में पढ़ाया हुआ। ले जी, अब आगे आ जाता है आपके पास अकॉर्डिंग टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आगे आपके पास हमने देखना है अकॉर्डिंग टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। तो हम कहते होते हैं कि जब कोई चीज़ सर्कल में रिवॉल्व कर रही हो, तो वहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है। उस फोर्स को हम कहते होते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है जी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एफ सी। एफ का मतलब है फोर्स, सी का मतलब है फ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होती है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। एम का मतलब है मास, वी का मतलब है वेलोसिटी, आर का मतलब है रेडियस। मास किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर डिस्टेंस। ठीक है जी, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। अब जैसा कि हमें पता है कि एज इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल ऑन न्यूक्लियस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के ऊपर नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता, हालांकि न्यूक्लियस से अट्रैक्शन भी हो रही है। वो कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर इसलिए नहीं गिरता क्योंकि जितनी इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन है, यानी जितनी इन दोनों के दरमियान कूलम्बिक फोर्स है, उतनी ही फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है उसे घुमाने में। यानी कि कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। As electron does not fall to nucleus, it means that force of attraction is equal to centrifugal force.
जितनी इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतनी ही फोर्स इलेक्ट्रॉन को घुमाने में लग रही है। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे, तभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर नहीं गिरता। इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने निकाला था जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, तो वो बराबर आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर। तो जो चीज़ कट रही है वो काटे रहे, एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो जहाँ से मैं हम आर के ऊपर काम कर रहे हैं ना, हमने रेडियस निकालना है। ठीक है जी, तो जहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, आर इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी स्क्वायर। जी एटॉमिक नंबर है जो कि 1 है, कांस्टेंट है। ई चार्ज नंबर है, कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होना। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट नहीं है। तो आर और बी के दरमियान कौन सा रिलेशन आ गया? इनवर्स रिलेशन आ गया। इसका मतलब ये है कि रेडियस जितना ज्यादा होगा, वेलोसिटी उतनी कम होगी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा, आर उतना ज्यादा होगा, और उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना करीब होगा, जितने कम डिस्टेंस पे होगा, आर उतना कम होगा, वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन शुड मूव फास्टर nearer to the nucleus in an orbit of smaller radius। ठीक हो गई जी बात, आगे चलते हैं। हमने आर और वी का रिलेशन नहीं निकालना था, हमने आर और nth का रिलेशन निकालना था, nth नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू अब मुझे अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोहर के पोस्टुलेट में हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा हुआ है, वो क्या है? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। ये बोहर के पोस्टुलेट में लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो जहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में मुझे आर नजर आ रहा है लेकिन एन नजर नहीं आ रहा, तो मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए होगा जिसके भी में एन हो। तो मुझे बोहर के पोस्टुलेट में ये पोस्टुलेट मिला था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, जहाँ पे एन भी है और वी भी है, वेलोसिटी भी है। ठीक है जी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से वी की वैल्यू निकाल लूँगा और वी की वैल्यू 1 में पुट कर दूंगा। ठीक है जी। तो पहले मैंने स्क्वायर ले लिया, लेकिन स्क्वायर ऑफ बोथ साइड क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन 1 है वहाँ पे बी का स्क्वायर है, तभी मैंने जहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया। तो पुट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन इक्वेशन 1, तो वैल्यूज पुट की है। जो नीचे से नीचे होता है, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो पढ़ा के मल्टीप्लाई हो जाता है। जो वैल्यूज कट रही है सारी काट दी है। तो जहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, ये वाला आपके पास फॉर्मूला है ये। ठीक है जी, इसको मैं ये सर्कल करने लगूँ, ये आया। अब जहाँ पे इस वाले जो मैंने सर्कल की है, जहाँ पे राइट साइड पे आ रहा है, ठीक है जी, तो बाकी सारे पैरामीटर्स को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा। तो आपके पास आर की वैल्यू क्या आएगी, नीचे आ चुकी है, आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एस स्क्वायर ओवर पाई एम जी ई स्क्वायर। अब ये सारा जो डेरिवेशन हो रही है वो हाइड्रोजन एटम के ऊपर हो रही है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो जी की जगह पे 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एस स्क्वायर ओवर पाई एम ई स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, ब्रैकेट में वो पैरामीटर्स लिख दिए जो कांस्टेंट है, और ब्रैकेट के बाहर वो पैरामीटर लिखा है जो वेरिएबल है, यानी कि एन। एन का क्या मतलब है? नंबर ऑफ शेल जो कि बदलते रहते हैं, 1 2 3 4 5। आर और एन के दरमियान कौन सा रिलेशन आ गया? डायरेक्ट। इसका मतलब है नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो आर भी बढ़ेगा। हायर ऑर्बिट हैव मोर रेडियाई, उनका रेडियस ज्यादा होगा। अब नीचे मैंने सारी आर की ये सारे कांस्टेंट पैरामीटर्स की वैल्यूज लिखी हुई है, और सारी वैल्यूज को पुट करके आपके पास जो फाइनल आर की वैल्यू आती है वो ये आती है। वो क्या आती है जी?
वो आपके पास होती है R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम एन स्क्वेयर। ये कैसे है ये मैं फिर बता देता हूँ। मैंने जितने भी कांस्टेंट पैरामीटर्स थे ना, ये देखे, जितने भी कांस्टेंट पैरामीटर थे सारों की वैल्यूज पुट करके कांस्टेंट पैरामीटर्स का ये आंसर निकालना है। और जो कांस्टेंट पैरामीटर के आंसर को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे, ठीक है जी। कांस्टेंट पैरामीटर ब्रैकेट की वैल्यूज को पुट किया तो वो आपके पास आ गया जी। R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम एन का स्क्वायर। एन क्या है? नंबर ऑफ शेल। तो अगर मैं एन की जगह पे वैल्यू पुट करूँ 1 2 3 4 तो मुझे पता चल जाएगा पहले शेल का कितना रेडियस है, दूसरे का कितना रेडियस है, तीसरे का कितना रेडियस है। ये सारी वैल्यूज मैंने निकाली हुई है। फिर मैंने क्या किया, R2 माइनस R1 यानी दो शेल के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट किया। फिर R3 माइनस R2, फिर R4 माइनस R3। जब मैंने ये डिफरेंस फाइंड आउट किया तो मुझे पता चला कि वो डिफरेंस कम होता जा रहा है, जो कि मैंने आपको करवाया भी था, जो कि आपने खुद करना भी है। R2 माइनस R1 की वैल्यू निकालना, R3 माइनस R2 की वैल्यू निकालना, R4 माइनस R3 की वैल्यू निकालना। जब आप ये वैल्यू से निकालोगे ना तो वो वैल्यूज कम होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो शेल्स के दरमियानी फासला है वो इक्वल नहीं है। वो जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं, यानी कि आप आगे जा रहे हैं ना, पहले R2 माइनस R1 था, फिर R3 माइनस R2, फिर R4 माइनस R3, फिर R5 माइनस R4 माइनस R3 ऐसे आएगा। फिर आगे आएगा R6 माइनस R4 एंड सो। और जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे डिफरेंस कम होता जाएगा। इसका मतलब है दो शेल एक दूसरे के करीब करीब आते जाएंगे। इसका मतलब है जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से अप साइड पे जाना शुरू कर देंगे तो शेल्स एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। तो इसका मतलब है जो ऑर्बिट्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है। ये आप वैल्यू से निकाल के देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। द सेकंड ऑर्बिट, यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करूँ इस वाले फॉर्मूले में, ये 2 पुट करूँ तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। इसका मतलब है द सेकंड ऑर्बिट इज 4 टाइम्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियस देन द फर्स्ट वन। अगर मैं n की जगह पे 3 पुट करूँ तो वो कितना दूर होगा, 9 टाइम्स होगा। ठीक है जी, 9 टाइम्स, क्योंकि 3 पुट करूँगा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, एंड सो ऑन। तो ये आज की आपके पास डेरिवेशन थी। ठीक है जी, तो आपने इसको बड़े ध्यान से करना है। ये मैंने आपको फिजिकल क्लास में भी करवाई थी। तो इंशाल्लाह अब हम अगले लेक्चर में जो है एनर्जी की डेरिवेशन करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।